नाज़रीन, आज एक बार फिर दोबारा सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन में खौफनाक किस्म की बमबारी की जा चुकी है और सदरन ट्रांजिशनल कौंसल के सरबराह के फरार होने की भी इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। नाज़रीन, यमन में सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से न खत्म होने वाली जो जंग का आगाज किया जा चुका है, इसमें क्या सऊदी अरब को कामयाबी मिलेगी या नहीं, और इसके साथ साथ ईरान के असर रसूख को कम करने के लिए जिस तरीके से सऊदी अरब ने इत्तेहाद कायम करके एक जंग का यमन में जो आगाज किया था, इसकी वजह से आने वाले दिनों में वो कितनी बड़ी मुसीबत में सऊदी अरब फंस सकता है, और उससे सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब का नुकसान नहीं बल्कि ईरान और पाकिस्तान को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 7 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाजिम मलजूम है। नाजरीन, इस वक्त भी यमन के अंदर सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है और वो किसी तरीके से भी सदरन ट्रांजिशनल कौंसल के जो जंगजू हैं, उनको वो शिकस्त से दो चार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई वाज़े उसमें बरतरी हासिल करने में उस तरीके से कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो हैं 7 सदरन ट्रांजिशनल कौंसल के जंगजू को मारने में वो कामयाब हो चुके थे। आज एक बार फिर दोबारा सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से नाज़रीन यमन में फ़िज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला एक बार फिर दोबारा तेज़ किया जा चुका है और यमन के सूबे अल ज़ाला में कार्रवाइयों से अलायदगी पसंद जो फोर्सेस थे, उनको निशाना बनाया जा चुका है और कहा जा रहा है कि सदरन ट्रांजिशनल कौंसल के जो सरबराह थे, वो इस वक्त जो हैं रियास में हुकूमत यमन के हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए वो रियास आने वाले थे, लेकिन उसके फरार नामालूम मकाम फरार होने की जो है इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, याद रखें, हमेशा यमन को सऊदी अरब ने एक बड़े भाई के तौर पर, एक साथ ही एक बहुत बड़े कंट्री के तौर पर हमेशा इसको ट्रीट करता रहा है, इसको डील करता रहा है और इसकी पूरी कोशिश होती है, वो कभी भी ये पसंद नहीं करता है कि यमन में कोई ऐसी हुकूमत या ग्रुप उस तरीके से मुतहरिक हो जाए जो सऊदी अरब के खिलाफ हो। पूरी कोशिश होती है कि यमन में सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत होनी चाहिए और कोई ग्रुप जो है वहाँ सऊदी अरब के खिलाफ उस तरह का एक्टिव नजर नहीं आना चाहिए उनके नजरियात के साथ। तो हमेशा से उनको काउंटर करने की सऊदी अरब कोशिश करता है ताकि सरहदी लेवल पर जो है उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेटजिक कोई इशू का सामना न करना पड़े। यमन जो है पहले से ही ये 2 हिस्सों में तकसीम यमन हमें दिखाई देता है। उसमें बिलखुसूस से जो शिमाली जो एरिया है यमन का, वहाँ पर जो हौसी थे वो पहले से ही बहुत मजबूत थे और यहाँ शिया मसलक की ज़्यादा यहाँ आबादी होने की वजह से इस एरिया पर जो हैं शिया मसलक यानी हौसी जो ग्रुप है, इनको बहुत ज़्यादा जो हैं एक पावर पहले से हासिल थी। ये सऊदी अरब के लिए अपने लिए खतरा समझते हुए उन्होंने इत्तेहाद यमन के ऊपर जो है काम ज़्यादा किया। उसके बाद इत्तेहाद यमन कामयाबी के बाद जो है वहाँ उनका उस तरीके से असर रसूख हौसियों का कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 2015 में एक बार फिर दोबारा हौसी जब उनको शुमाली और जनूबी यमन के एरिया पर जो है स्ट्रॉन्ग नजर आ गए, तो सिर्फ और सिर्फ उनको ईरान की हिमायत हासिल नहीं थी। ईरान की हिमायत के साथ साथ उनको मकामी लेवल पर भी हौसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ये जब सऊदी अरब देखता है तो वो अपने लिए खतरा समझता है। फिर उसके बाद यहाँ हौसियों को मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए, ताकि यहाँ से ईरान का असर रसूख मुकम्मल तौर पर कम होना चाहिए, इसके लिए सऊदी अरब जो है वो मगरिब की भी हिमायत हासिल करते हुए बाकायदा उनकी आशीर्वाद के साथ यहाँ हौसियों को मुकम्मल तौर पर काउंटर करके यहाँ ईरान के असर रसूख को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए इन्होंने 2015 में इन्होंने यमन के अंदर हौसियों के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला तेज कर लेते हैं और ऐसी एक जंग का आगाज करते हैं। इस एरिया में बाकायदा इत्तेहाद अरब के नाम से जो इन्होंने सऊदी अरब के और यूएई, कतर, इनके ताउन से जो इन्होंने एक इत्तेहाद, एक फोर्स जो इन्होंने बनाया था, उसके ज़रिए जो है बाकायदा
ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू करते हैं हौसियों के खिलाफ। और ये उस वक़्त बरमला दो टोक अंदाज में ये कहते हैं कि हम विद इन 1 वीक जो हैं, यहाँ हौसियों को हम शिकस्त से दो-चार करेंगे, उनको मुकम्मल तौर पर क्रश करेंगे। ये पूरे 1 हफ्ते की गेम है। लेकिन जो 1 हफ्ते की गेम इन्होंने कही थी, लेकिन आज तक वो हौसियों को शिकस्त देने से कासिर रहे। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि जब जंग बहुत ज़्यादा तवील हो गई हौसियों के खिलाफ इस सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस की, तो उसके बाद यहाँ से कतर जो था, वो कतराना शुरू हो जाता है और कतर जो है वो बोर होकर उसके बाद जो है वो टेक्निकल तरीके से खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार इस इत्तेहाद से कतर आराम-आराम से यहाँ से निकलने में अपनी आफ़ियत समझता है। फिर उसके बाद है यहीं सऊदी इत्तेहादी जो फ़ोर्सेस थे, उसमें यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है एक दरार आ जाती है, क्योंकि जंग बहुत तवील होती है। सऊदी जो इत्तेहादी फ़ोर्सेस हैं, वो हौसियों को शिकस्त देने में उस तरीके से कामयाब नज़र नहीं आते हैं और बल्कि हौसियों की जानिब से कई बड़े अटैक्स जो हैं इनके कैंप्स पे जो हैं, वो करने में कामयाब हो जाते हैं। ये मंज़र देखने के बाद उसके बाद यूएई की जानिब से एक अलग ग्रुप को वो पकड़ते हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जिसको वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को मगरिब की भी हिमायत हासिल थी, तो इसी को पकड़कर यूएई जो हैं वो इनकी सपोर्ट करना शुरू करते हैं। जबकि सऊदी अरब की जानिब से जो इस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा जो हुकूमत है, उस ग्रुप को वो हिमायत करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद ये खुद यमन के अंदर जो हैं इत्तेहाद टूट जाता है और ये 2 हिस्सों में ये खुद डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हौसी कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद वो मज़बूत दिखाई देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस पर हमले नहीं करते हैं, बल्कि गज़ा में होने वाली इसराइली बमबारी के बाद वो इसराइल के ऊपर और अमेरिकन जो बहरी जो जहाज़ हैं, उनके ऊपर भी बड़े-बड़े अटैक्स हमें आए रोज़ हौसियों की जानिब से किए हुए आप लोग के मीडिया में ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो हौसियों को उस तरीके से शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुए। यूँ ये न ख़त्म होने वाली तवील जंग के दौरान नाज़रीन, सऊदी अरब ने एक अपना बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि एक तो अरब का इत्तेहाद टूट गया, यूएई के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर उसके बाद यमन में ट्रांज़िशनल काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करवा दिया, फिर ट्रांज़िशनल काउंसिल जो था वो सऊदी अरब के हाथ से निकल गया, फिर आज इनको खुद ट्रांज़िशनल काउंसिल के ऊपर जो है सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल के ऊपर खुद हमले करने पड़े सऊदी अरब को। फिर उसके बाद अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद नाज़रीन, अब यमन के अंदर सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये इस वक़्त शुरू हो चुका है कि यहीं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को इसराइल की भी हिमायत हासिल है। अब यूएई और इसराइल मिलकर यहाँ सऊदी अरब को भी शिकस्त से दो चार करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों को भी यहाँ बुरी तरह शिकस्त देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम इस वक़्त जारी है। इसके अलावा सऊदी अरब को नाज़रीन 3 बड़े महाज इस वक़्त खुल चुका है। एक तो सूडान का महाज है, दूसरा सोमालिया का है, तीसरा यमन का है। शाम में किसी हद तक जो हैं वो उनको काउंटर करने में कामयाब हो गए और अपनी एक फ़ेवर की हुकूमत जोलानी की वो बनाने में तो कामयाब हो चुके हैं तुर्किया के ताउन से। लेकिन ये भी हकीकत है कि जोलानी साहब ने जो है अब जो है शाम में जो गोलान की जो पहाड़ियाँ थी, वो तो इसराइल में तोहफ़े पर वो दे चुके हैं। तो अब वो तनाज़ा उस तरीके से नहीं रहा है। लेकिन फ़िलहाल सऊदी अरब के लिए कोई ख़तरा नहीं है शाम से, लेकिन ये 3 जो महाज सोमालिया, यमन और इस वक़्त सूडान से मुसलसल इस वक़्त जारी है। नाज़रीन, अब जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा जो खतरा जो बन सकता है, वो एक तो बड़ा खतरा ये बन सकता है कि अगर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने शुमाली और जनूबी यमन के एरिया में अगर वो अपना कब्ज़ा स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब होते हैं, तो बस याद रखें, ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल या यूएई की कामयाबी नहीं, बल्कि यहाँ फिर आप समझ जाएँ कि इसराइल जो हैं, वो आकर सऊदी अरब के बिल्कुल ही बॉर्डर के पास, उनकी सरहद के पास जो हैं, आकर अपना जो है पड़ाव वो डाल सकता है। तो यहाँ से हमेशा सऊदी अरब के लिए इसराइल की शक्ल में एक बहुत बड़ा खतरा जो है, वो मंडलाता हुआ आने वाले दिनों में सऊदी अरब के लिए नज़र आएगा। एक तो बड़ा खतरा। दूसरा बड़ा खतरा नाज़रीन वो आप ये समझ जाएँ कि यमन और अफ्रीका के दरमियान यानी यमन और अफ्रीका आप मैप पर भी देख सकते हैं बिल्कुल ही आमना-सामना है। उनके दरमियान से ये समुद्री रास्ता जाता है नाज़रीन। ये समुद्री जो रास्ता है इसको कहते हैं बाबुल मंदब कहते हैं इसको। इस बाबुल मंदब पर
अगर सदर्न ट्रांजिशनल कौंसिल की जानिब से अपना यहाँ वो कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ यूएई का कब्जा होगा और यूएई का कब्जा आप ये समझिए कि यहाँ इसराइल का कब्जा हो गया। अगर इस पर जो है सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल के कब्जे के बाद फिर उसके बाद जब इजराइल का यहां बराह रास्त कब्जा जब होगा नाजरीन, तो उससे एक तो सबसे बड़ा खतरा हौसियों के लिए होगा और यहां हौसियों को वो आसानी से काउंटर करने में कामयाब होंगे और यहां से जो हौसी अक्सर बड़ा टफ टाइम देते थे, ये फिर इसराइल के लिए जो खतरा हमेशा मंडलाता था, वो इसको कम करने में कामयाब होंगे। तो यहां टेक्निकल तरीके से सऊदी अरब की गलत पॉलिसियों की वजह से ईरान के असर रसूख को यमन में कम करने के चक्कर पर जो है यहाँ इसराइल को यूएई के जरिए वो यहाँ पहुंचाने में कामयाब होंगे। अब अगर वो पहुंच जाते हैं यहाँ तो उसके बाद हौसियों को काउंटर किया जाएगा। हौसियों को काउंटर समझें ईरान के असर रसूख को कम करना ही बिल्कुल ही खत्म करने के मुतरादिफ होगा। हौसी खत्म हो जाएंगे यहाँ से तो फिर समझें कि इसराइल के लिए एक खुला या रास्ते जो हैं इस एरिया पर पूरी इस पट्टी पर जो है अरब में वो अपना खेल जो रचाना चाहता है वो उसमें बहुत हद तक कामयाबी उसको मिल सकती है। और इसके साथ साथ अब इसके ईरान और हौसियों को ये नुकसान होगा, सऊदी अरब को ये नुकसान होगा कि अगर इस बाबुल मंदब में अगर वो कंट्रोल हासिल करने में इसराइल कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद ये जो अक्सर सऊदी अरब के बड़े भाई होने के नाते जो हैं, ये जो इनकी उस्तादियाँ होती हैं, जो अ, अरब ममालिक में इनका जो एक असर रसूख था, एक बड़े भाई के तौर पर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो इस समुद्री पट्टी पर जो इसकी जो इजारादारी थी टेक्निकल इनडायरेक्टली, वो मुकम्मल तौर ख़त्म होगी। तो इससे सऊदी अरब को भी एक बहुत बड़ा खमियाजा यहाँ आकर भुगतना पड़ सकता है। और इस ना खत्म होने वाली जंग की वजह से नाज़रीन, अब अगर अरब में आहिस्ता आहिस्ता इसराइल का असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यकीनन वो अरब को 2 से नहीं बल्कि 3 टुकड़ों में डिवाइड करने में कामयाब होंगे। फिर उसके बाद इसराइल जो है एक-एक करके सबसे खुद को तस्लीम भी करवा देगा और इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है बाकायदा एक दबाव, प्रेशर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान और ईरान के ऊपर भी बिल्ट हो जाएगा। बिलखुसूस क्योंकि ईरान को तो बराह रास्त क्रश करना है, उन्होंने मिलिट्री ताकत के ज़रिए। पाकिस्तान को बड़े टेक्निकल तरीके से यही अरब ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा कि हमें फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। तो उससे पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले दिनों में फँस सकता है। यहाँ ये सब कुछ सऊदी अरब की एक गलती की वजह से, मुसलमानों के आपस में डिवाइड होने की वजह से, अपनी-अपनी इजारादारी अपने-अपने असर रसूख को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मग़रिब के हाथों में खेलने की वजह से, अब आहिस्ता-आहिस्ता ये एक दूसरे के लिए जो है कब्र खोद रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सबके लिए जो है इनका मुश्तरका दुश्मन की जानिब से जो है एक इज्तिमाई कब्र बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो है खुदा इन सबको हिदायत दे दे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।